अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन था बेसिकली क्वेश्चन 1 टू 10 पे, और ये सेशन है क्वेश्चन 11 टू 20 पे। और उसी तरह से जहाँ पे नीड हुई जस्टिफिकेशंस की, आई शैल ट्राई टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि हो सकता है कि कल को आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, और वहाँ पे अगर आपसे जस्टिफिकेशन पूछी गई कि फ़लाँ आंसर बेसिकली क्यों करेक्ट है, तो मेरी ये कोशिश होगी तो कि हम एडवांस में आपको उस हवाले से प्रिपेयर करते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, देवबंद इग्नोर्ड साइंस। बेसिकली दो तरह की तहरीक जो थी ये बड़ी अपोजिशन में जा रही थी, अलीगढ़ तहरीक और देवबंद तहरीक। अलीगढ़ तहरीक वाले टोटली जो हैं वो यानी अगर आप इस चीज़ को मज़ीद ब्रॉड सेंस में देखें तो दो तरह के मुस्लिम थाट्स हैं या मुस्लिम फिलासफर्स हैं, मुतज़ल्लाइट्स और अशाराइट्स। मुतज़ल्लाइट्स ऐसे जो लॉजिक और साइंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे कि आप ना इनको एजुकेशन को हासिल करने के लिए यूज़ करें, और अशाराइट बेसिकली दीन के जो अशार हैं या प्रिंसिपल्स हैं उन पे ज़्यादा इनका फोकस है कि आप सबसे ज़्यादा इनको फोकस करें। तो बेसिकली जो अलीगढ़ तहरीक है ये समझ लें कि मुतज़ल्लाइट से ज़्यादा बिलोंग करती है, और देवबंद तहरीक जो है ये अशाराइट से। तो ये बेसिकली इंग्लिश या साइंस वगैरह को टोटली एक साइड पे रखते हुए, और जो गवर्नमेंट उस वक्त थी उनकी जो इमदाद है, फाइनेंशियल एड वगैरह है, उससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ और अटानमी के साथ काम करने को ये प्रेफर करते थे। और ये कहते थे कि दीन का जो रिवाइवल है बेसिकली हमने उसकी तरफ चलना है। और दूसरी साइड पे अलीगढ़ वो कहते थे कि जो दुनियावी एजुकेशन है दिस इज़ मच नीडेड फॉर द सोसाइटी। तो दोनों अपनी अपनी जो थाट हैं उसके मुताबिक चलते थे। तो ये इसका आंसर बेसिकली साइंस बनता है। इसके बाद है कि फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, एज यू ऑल पीपल नो। उर्दू कंपलसरी हुई क्लास 3 टू 12। कौन सी पॉलिसी में? बेसिकली पॉलिसीज़ के नाम जो हैं ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सही तरीके से याद करें। जैसे फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है 1947, सेकंड जो है रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959, इसी तरह से द एजुकेशन पॉलिसी, फिर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, और इस तरह से नेक्स्ट। यानी आपको जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं इनके नाम जो एग्जैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उनके ईयर याद होने चाहिए फॉर इंटरव्यू एज वेल। तो इसका आंसर 1959 है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से। क्वेश्चन 15 टू 19, आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स आप कह लें, या आउटलाइन जो है वो कोर्स की। तो इसको बेसिकली ये क्या होता है, सिलेबस, और सिलेबस की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है यानी जिसको हम कंटेंट भी बोलते हैं, दिस इज़ कोर्स। और इस तरह से करिकुलम ऑल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको कहते हैं। और टेक्स्ट बुक जो है ये आप सब लोग जानते हैं कि जो क्लास 1 से 12 तक जो करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। सुपरविजन बेसिकली क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव होती है। इसके अलावा जो ऑप्शन थे वो प्रिवेंटिव ही था, लेकिन प्रिवेंटिव या इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली इंस्पेक्शन से रिलेटेड होते हैं, और इंस्पेक्शन से ये एडवांस टर्म है सुपरविजन जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी पहले अगर आप एजुकेशन सिस्टम में देखें तो इंस्पेक्टर्स लगाए जाते थे जो मरकज़ लेवल पे चेक किया करते थे स्कूल्स को। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो इसकी टर्म को चेंज किया गया और सुपरवाइज़र्स किसी हद तक उसको बोला गया। अभी आप देखें असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं ये बेसिकली सुपरविजन का ही काम करते हैं, जो आपको आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनकी जो ट्रेनिंग है उस हवाले से उनको गाइड करते हैं वो किस तरह से बेसिकली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं टीचर्स। तो इसका क्या होता है कि ये इंस्पेक्शन टाइप नहीं होता, यानी इसकी बेस पे कोई आपको सज़ा नहीं होती, बल्कि इसकी बेस पे वो क्या करते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा आपकी मदद करते हैं, आपको प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं जिससे आप मज़ीद बेहतर होते हैं। यानी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन जो था दिस वाज द राइट आंसर। इसके बाद दो क्वेश्चन मुसलसल जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव मेथड, और इस तरह से स्पेसिफिक टू जनरल हो तो इंडक्टिव मेथड। एंड पे मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रखे हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बोलें हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना, यानी सबसे पहले इंसान के माइंड में कोई हाइपोथेसिस आता है, तो इसी को बेसिकली प्रॉब्लम भी बोला जाता है
कि क्या होगा अगर इस तरह से किया जाए तो क्या होगा। सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक्टिविटी मेथड से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या ये बेहतर हो जाएंगे। ये मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम आई है। तो यही तो बेसिकली हाइपोथेसिस है। तो वैसे अगर आप इनको डिटेल में लिखें तो आपको शुरू में लिख लें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये भी ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस फार्मूलेशन या हाइपोथेसिस बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। मैंने कुछ पेजेस पे ये भी देखा कि वो कहते हैं कि डाटा कलेक्शन बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, जबकि डाटा कलेक्शन इसके बाद है कि आप पहले नंबर पे हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, फिर आप इसके बाद डाटा कलेक्शन या डिज़ाइन सेट करके सारे काम करते हैं, फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं या फाइंडिंग्स लेते हैं, और उसकी बेस पे आप रिकमेंडेशंस या रिजल्ट्स को स्प्रेड करते हैं। इसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन से क्या मुराद होती है। जैसे आपने रास्त तनासब और माकूस तनासब पढ़ा है, ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स के दो वेरिएबल जो हैं वो आपस में इकट्ठे जो हैं बढ़ते हैं, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के कम होने से दूसरा कम होता है। नेगेटिव क्या है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है। तो ये बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रास्त और माकूस तनासब से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें